आइए वेक्टर के बारे में 2-3 चीजें और देखते हैं, ठीक है, रूल सीखने से पहले। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है कि भाई वेक्टर जो है उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका नोटेशन क्या है, ठीक है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है ये सीखते हैं। एक ग्राफिकली देखेंगे और एनालिटिकली किस तरह से लिखा जाता है मैथमेटिकल। तो ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ग्राफिकली क्या है, वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है जिसका कि जो लेंथ होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। समझ में आएगा, लेंथ जो है वो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लेंथ जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन उसके ऊपर में है एक एरो का डायरेक्शन दिया जाता है जो कि वेक्टर का डायरेक्शन नोट करता है। क्लियर है। तो ग्राफिकली बोला जाए तो वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाता है, और उसके ऊपर जो एरो बना हुआ डायरेक्शन है, जैसे इसमें ऊपर की तरफ एरो है, तो वो वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर। इस वेक्टर में क्या है, एक हेड है जिस तरफ एरो है, और एक टेल है, पूंछ जिसको बोलते हैं, टेल है पीछे वाला रियर पार्ट। तो हेड और टेल, तो वेक्टर में क्या क्या है ग्राफिकली, लेंथ है, उसके ऊपर एक डायरेक्शन है, उसके हेड है और टेल है डायरेक्शन की वजह से। तो इनको हम लोग इन दोनों एंड्स को नाम दे सकते हैं। टेल को ए नाम दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, हेड को इस तरह कुछ भी पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वेक्टर का एक नाम दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ये जो एरो जो है दिखा रहा है, एरो इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और लेंथ जो है ए बी के बीच का वो मैग्नीट्यूड शो करता है। तो ग्राफिकली वेक्टर को इस तरह से दिखाते हैं। आई थिंक क्लियर है कि ग्राफिकली वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से जिसके ऊपर एरो है, जिसके दो एंड्स हैं हेड एंड टेल, इनकी लंबाई मैग्नीट्यूड शो करती है, और इनके ऊपर दिया गया डायरेक्शन एरो वो इसका डायरेक्शन दिखाता है। और ये ए बी वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर इस वेक्टर को जो फिगर में दिखाया गया उसको अगर एनालिटिकली दिखाया जाए तो ए बी और इसके ऊपर में एक एरो बना हुआ, तो ये वेक्टर कहलाता है। ए बी, केवल ए बी लिखेंगे तो वेक्टर नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर एक एरो दे दिए हैं ए टू बी की तरफ, तो ये बताता है कि ए टू बी की तरफ एक वेक्टर है, ठीक है। तो ए बी एक वेक्टर हो गया। अगर बी से ए की तरफ एरो दिखाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बी ए वेक्टर कहलाता है। और सपोज कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे इसमें मैंने लेंथ सेम लिया हुआ है इस फिगर में आपको समझाने के लिए, तो ए बी था और ये बी ए वेक्टर, मैंने इससे क्या किया, उसी सेम वेक्टर में डायरेक्शन केवल चेंज कर दिया है, लेंथ वही है, डायरेक्शन केवल चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया है, तो ये बी ए वेक्टर है। तो बी ए वेक्टर ये बन गया। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, आप जरा दिमाग लगाइए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर बोल सकते हैं, या बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर बोल सकते हैं, दोनों चीज। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, वेक्टर इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर में वेक्टर का सिंबल बना हुआ है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और किस तरह से उसे एनालिटिकली ए बी या बी ए या पी क्यू लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर को। क्लियर। ए बी के दोनों तरफ अगर एक इस तरह से छोटा सा स्ट्रेट लाइन से वर्टिकल लाइन से इसे क्लोज कर देते हैं तो ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, मॉड बोलते हैं कभी कभी इसे। तो ये क्या है, ए बी वेक्टर के दोनों साइड में अगर हमने इस तरह से घेर दिया है तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, या मोड ऑफ ए बी वेक्टर, या मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर, तीनों नाम कहा जाता है कभी कभी। तो नॉर्मली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया, ए बी का केवल मैग्नीट्यूड। तो जब मैं ए बी को दोनों तरफ से घेर दे रहा हूं मॉड साइन से, तो इसमें डायरेक्शन अब नहीं रहा, इसका डायरेक्शन हमने मार दिया, तो ये केवल मैग्नीट्यूड शो करता है। अगर ए बी के ऊपर वेक्टर ऐसे ही रहता तो इसका मतलब कि उसमें जरूर डायरेक्शन है कहीं ना कहीं छिपा हुआ, और ए बी के मैंने मैग्नीट्यूड कर दिया तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। क्लियर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो वेक्टर हमने देख लिया, तो आप बताइए इक्वल वेक्टर किसको बोलिएगा, तो दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो उनको इक्वल वेक्टर कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर में दो ही चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो दोनों इक्वल वेक्टर है, प्रोवाइडेड कि दोनों सेम वेक्टर सेम नेचर्स के हैं।
दोनों फोर्स होना चाहिए, दोनों वेलोसिटी होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, तभी तो हम वेक्टर को कंपेयर कर पाएंगे। और फोर्स को टॉर्क से तो नहीं ना कंपेयर करेंगे, नहीं करेंगे, उनमें इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। फोर्स अलग चीज हो गया, टॉर्क अलग चीज हो गया, वेलोसिटी अलग चीज हो गई। तो जो सिमिलर चीज है नेचर में उनको कंपेयर करेंगे, और ए बी दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में क्या हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल वेक्टर्स हैं, पर जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही जगह पे हो। दो पैरेलल वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर है इसका मतलब कि उनका डायरेक्शन सेम है। पैरेलल वेक्टर है इसका मतलब कि उसका डायरेक्शन सेम है, और अगर इनका लेंथ भी सेम रहा इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है। तो ध्यान से देखिए ए बी और सी डी क्या है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का लेंथ मैंने सेम लिया हुआ, तो इसलिए ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखिए मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई इस तरह से, और इन दोनों वेक्टर को अगर ऐसे छोड़ देते हैं, इस तरह देखते हैं, तो क्या दिखता है कि भाई ए और बी इनका पोजीशन वेक्टर अलग है, सी और डी का कोई पोजीशन वेक्टर अलग है, कोइंसाइड तो कर ही नहीं रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का और ए दोनों का पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, डी और बी का भी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों वेक्टर जो है अभी तक जो हम वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली विदाउट रोटेशन, बिना किसी रोटेशन के, तो वो वेक्टर मतलब सेम रहता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहता है। जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं। फिलहाल ये समझना है कि ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर होते हैं। अब मैं ए बी को उठा करके कहीं भी कर सकता हूं तो भी नहीं बदलेगा, ये वेक्टर सेम रहेगा, केवल उसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे कहीं भी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि किस पोजीशन में है दोनों वेक्टर उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है इनका ओरिएंटेशन क्या है और उनका लेंथ क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड आर इक्वल वेक्टर्स, ये इसका डेफिनेशन। अब आते हैं अपोजिट वेक्टर के बारे में। तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है? तो जिस तरह से आपने इक्वल वेक्टर कहा उसी तरह से दो अपोजिट वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका डायरेक्शन अलग हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, वो अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। क्या है? डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड उनका सेम है, तो ये अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राफ से अगर ए बी ये है तो मैं ठीक इसी के अपोजिट एक सी डी वेक्टर ले लेता हूँ जिसका लेंथ ए बी के बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए बी और सी डी क्या हो गए? अपोजिट वेक्टर हो गए। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर अपोजिट वेक्टर्स। एक और कॉन्सेप्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर के बारे में देखते हैं कि नल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे नल वेक्टर कहते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इसलिए कि जब उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो वो वेक्टर कैसे रहा, उसका डायरेक्शन क्यों रहा। तो इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं, हम लोग देखते हैं। तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, ठीक, सपोज कीजिए ए बी एंड सी डी आर इक्वल वेक्टर्स, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो आप इन दोनों का माइनस डिफरेंस लीजिएगा ए बी माइनस सी डी, तो उसे क्या बोलिएगा? क्योंकि ये वेक्टर का डिफरेंस है तो जो डिफरेंस रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होना चाहिए। तो जीरो आता है डिफरेंस देखा जाए तो इक्वल वेक्टर्स को माइनस करिएगा तो जीरो आएगा, बट उसके ऊपर एक वेक्टर साइन देंगे, इसे नल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ए बी माइनस सी डी क्या होगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ए बी माइनस सी डी क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा और इसे नल वेक्टर कहा जाता है। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है वो। ठीक है, मान लो कि ए बी एक वेक्टर है जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, ए बी अगर इफ़ ए बी का मैग्नीट्यूड 1 हो, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो ए बी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड 1 हो तो वेक्टर ए बी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है,
और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेक्टर का डायरेक्शन ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। कोई अंतर नहीं, सिर्फ इतना ही कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है। नॉर्मली यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट किया जाता है। नॉर्मली यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। एन के ऊपर में एक छोटा सा कैप बना हुआ है टोपी टाइप का, तो इसे एन कैप कहते हैं, एन कैप। अच्छा, किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है एक्स जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, लेकिन हम निकालना चाहते हैं यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में जिधर एक्स है। नॉर्मली क्वेश्चन किया जाता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एक्स। तो वेक्टर एक्स तो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने से वो वेक्टर ही रहता है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर है। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिएगा तो वो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसी वेक्टर के अलोंग, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। मान लीजिए ये x कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और तो इसका तो यूनिट वेक्टर x के डायरेक्शन में कैसे होगा, x वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये x वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो गया, तो वेक्टर x बाय मैग्नीट्यूड x यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो हमको ये बताइए कि अगर इसका ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर x डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड x। ठीक है, इस होल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, खुद सोचिए क्या होगा। इसका वैल्यू 1 होता है।